गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, जो कि है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जिसमें हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन को बनाने के जो मेथड्स थे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। और उसके बाद में हम आ जाते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ पे, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, देखिए फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ कॉमन चीज़ें हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो अपने 4 चैप्टर्स हैं, जो पहला है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, और सेकंड है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, एंड द थर्ड इज़ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड द फोर्थ इज़ एमीन्स। इन चारों चैप्टर के अंदर ये इसका जो अपन कह सकते हैं कि जो टॉपिक्स हैं वो कॉमन हैं। सबसे पहले आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर आता है फिजिकल प्रॉपर्टी, और उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टी। ये फिक्स टॉपिक्स है, ठीक है। उनमें भी अगर हम देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी में देखिए क्या क्या आ जाते हैं। सबसे पहले फिजिकल स्टेट आती है, देन कलर, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल, गंध जो होती है, ठीक है। फिर उसकी सॉलिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो किस में आ जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं, और इन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है फिजिकल स्टेट की। तो फिजिकल स्टेट में भी एक कॉमन सा एक फैक्टर देखा गया है कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर मेंबर्स मतलब 1 या 2 कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, हैलोजन डेरिवेटिव हो, अल्कोहल हो, फिनॉल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, नाइट्रो कंपाउंड्स हो, कोई भी हो, 1 या 2 कार्बन के जो होते हैं वो नॉर्मली गैशियस फॉर्म में होते हैं। थोड़े से नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते हैं, यानी 3-4 तक आते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 या 8 से ऊपर हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनमें क्या हो जाते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं कंपाउंड। और वो जो सॉलिडिफाई होते हैं वो भी वैक्सी सॉलिड होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सॉलिडिफाई का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल स्टोन जैसे सॉलिड हो जाएंगे, वो नहीं, वैक्सी सॉलिड, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं, और इसका रीज़न भी होता है, ऐसा नहीं कि विदाउट रीज़न है, और वो रीज़न हम अभी यहाँ पर जो है स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अल्काइल हैलाइड और एरिल हैलाइड की, यानी हेलो एल्केन और हेलो एरीन की। आप देखिए अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। तो अब मैंने अभी आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई थी, फिजिकल स्टेट, कलर, ऑर्डर, देखिए कलर की बात आ गई, स्मेल की भी बात आ जाएगी यहाँ पे। तो एल्किल हैलाइड्स जो हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं जब वो प्योर फॉर्म में होते हैं। हावेवर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर व्हेन एक्सपोजर टू लाइट, यानी आयोडाइड और ब्रोमाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, लाइट के जब कांटेक्ट में आते हैं तो कैसे हो जाता है, कलर शो करते हैं, ठीक है। मैनी वॉलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल, स्मेल की भी बात आगे देखिए कि हैलोजन कंपाउंड्स जो है वो क्या करते हैं, स्वीट स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में आते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, नेचुरल सी बात है, आप किसी भी कंपाउंड को मेल्ट करना चाहते हो या बॉयल करना चाहते हो। देखिए मेल्टिंग का मतलब क्या, अगर वो सॉलिड में है तो उसे मेल्ट करना, यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, और अगर वो लिक्विड है तो उसे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी कि बॉइलिंग। इन दोनों ही कंडीशन में क्या होता है कि आपको मॉलिक्यूल्स के आपस के जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव बॉन्ड जो हैं वो क्या करने पड़ते हैं, ब्रेक करने पड़ते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर ब्रेकिंग द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस which are van der Waal and dipole interaction forces और van der Waal forces, the energy, तो उस टाइम पर जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वह उतना हमको क्या करना पड़ता है, तो उतनी एनर्जी को देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को हीट करना पड़ता है। तो जब वो गर्म होते हैं और जब उन्हें उतनी ऑप्टिमम एनर्जी मिल जाती है कि वो बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो क्या कहलाता है, किसी भी कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कहलाते हैं, डिपेंड करते हैं फिजिकल स्टेट पे।
अगर सॉलिड फॉर्म में है तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा पहले, तो वो क्या हो गया मेल्टिंग पॉइंट। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो वो सीधा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वो क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस पे, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड कैसे हैं। अगर कोई भी कंपाउंड और उसके मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड अगर स्ट्रांग हैं तो उनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, उस केस में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। और अगर बॉन्ड वीक हैं तो कम एनर्जी पर भी क्या हो जाते हैं, वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाते हैं, तो कम टेम्परेचर पे भी क्या हो जाता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग के ऊपर। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कौन सा अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, दे आर कॉल्ड वंडर वाल फोर्सेस। जैसे वाटर और मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे वंडर वाल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। और वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं, इनकी एक खासियत है कि जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होता जाता है। और मास कब बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं हम, मास बढ़ता जाता है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, यानी कि लोअर मेंबर से हायर मेंबर की तरफ जब हम जाते हैं, लोअर मेंबर का मतलब है जैसे एक कार्बन का मेंबर है कोई, जैसे हम अभी हैलोजन्स की बात कर रहे हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स की, तो एक कार्बन का हैलोजन डेरिवेटिव, फिर 2 कार्बन का, फिर 3 कार्बन का, फिर 4 कार्बन का, फिर 5 कार्बन का, फिर 6 कार्बन का। तो लोअर से हायर की तरफ जब हम जाएंगे तो नेचुरल सी बात है मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, क्योंकि कार्बन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन बढ़ रहा है, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होते जाएंगे। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होते जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएंगे, हाई होते जाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि लोअर मेंबर्स के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होते हैं तो उन्हें इजीली ब्रेक किया जा सकता है, और हायर मेंबर्स के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं तो उन्हें इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। और इसी वजह से लोअर मेंबर्स जो हैं, या लोअर मेंबर्स जो 1 या 2 कार्बन के मेंबर हैं, वो रूम टेम्परेचर पर तो गैस की फॉर्म में ही है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ही इतनी एनर्जी अवेलेबल हो जाती है कि उनके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से वो रूम टेम्परेचर पर तो गैसियस फॉर्म में है, और जो हायर मेंबर्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में है, और उससे भी ज़्यादा हायर मेंबर्स जो हैं, ज़्यादा कार्बन के जो मेंबर्स हैं, वो क्या हैं, रूम टेम्परेचर पे हम कहते हैं कि सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस पे। तो फिजिकल स्टेट हुई, या मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए अपन इसको रीड करते हैं। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोइथेन्स आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर। मैंने कहा देखिए ये सभी 1 या 2 कार्बन के हैं, और 1 या 2 कार्बन के हैं तो मास कम है, मास कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग नहीं है, वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे कम टेम्परेचर पे। कम टेम्परेचर का मतलब है कि रूम टेम्परेचर पे वो इजीली ब्रेक, और रूम टेम्परेचर पे ब्रेक मतलब ये रूम टेम्परेचर पे क्या है, गैसियस फॉर्म में। हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड, लिखा हुआ है हायर मेंबर्स जो है वो लिक्विड या सॉलिड होंगे। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्न मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स आर जनरली पोलर। तो देखिए ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, या जो हम कह रहे हैं कि लोअर मेंबर गैस है, हायर मेंबर लिक्विड या सॉलिड, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न बता रहे हैं कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हैलोजन कंपाउंड्स जो है वो पोलर इन नेचर है। तो एक तो पोलरिटी, क्योंकि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और दूसरा वंडरवाल अट्रैक्टिव फोर्स। और वंडरवाल अट्रैक्टिव फोर्स का रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ते जाते हैं, और वो कौन से, वंडरवाल फोर्सेस। और बिकॉज ऑफ डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी है। ठीक है, तो वही चीज़ है, ड्यू टू द ग्रेटर पोलरिटी एज वेल एज हाई मॉलिक्यूलर मास एज कम्पेयर टू द पेरेंटल हाइड्रोकार्बन, the intermolecular force of attraction are stronger in the halogen derivatives। ठीक है, पेरेंटल हाइड्रोकार्बन एक वर्ड आया यहाँ पर, इसका मतलब यह है कि हैलोजन का जो कंपाउंड जिस हाइड्रोकार्बन से बना है, जैसे मीथेन से बन गया क्लोरोमीथेन, आप जानते हैं मीथेन है CH4, उसमें से एक हैलोजन को हटाया और उसकी जगह Cl जोड़ दिया तो क्लोरोमीथेन हो गया। अब देखिए मीथेन में मास अगर हम देखें तो कार्बन का हुआ 12 और चारों हाइड्रोजन का एक एक का एक एक, यानी टोटल हुआ 16, टोटल मास है 16। लेकिन अगर क्लोरोमीथेन में देखूं तो कार्बन का 12 रहेगा, हाइड्रोजन अब 3 है तो 12 + 3 15, और क्लोरीन अकेले का 35 है मास, 35.5। तो
अब आप देखिए जैसे हटा कितना, हाइड्रोजन हटा जिसका मास कितना था 1, लेकिन ऐड क्या हुआ, क्लोरीन ऐड हुआ जिसका मास कितना 35। तो एकदम से जो है नंबर मास बढ़ गया, और मास बढ़ेगा तो नेचुरल सी बात है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेंगे, और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेंगे तो वो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में वो इजीली ब्रेक हो रहा है वो बॉन्ड, लेकिन एल्किल हैलाइड में वो ब्रेक नहीं हो रहा। दूसरा रीज़न, हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर है, लेकिन एल्किल हैलाइड क्या है, पोलर है नेचर में, तो एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होगा। तो इन सब वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन का मतलब है, या पेरेंटल हाइड्रोकार्बन, उसका मतलब होता है कि जिस हाइड्रोकार्बन से हैलोजन डेरिवेटिव बना है उस हाइड्रोकार्बन से इन हैलोजन डेरिवेटिव्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर एल्किल ग्रुप आप कांस्टेंट कर दे, जैसे हम कह रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, हमने एल्किल ग्रुप को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, यानी फिक्स है R। तो फिर अगर हम देखें हैलोजन डेरिवेटिव्स में कि मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा, तो देखिए आयोडीन का मास सबसे ज़्यादा होता है। अब ये सिर्फ मास पे, और नेचुरल सी बात है मास पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आयोडीन का मास सबसे ज़्यादा होता है तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मास बढ़ेगा तो, और उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए बॉइलिंग पॉइंट का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, RI का, उसके बाद RBr, उसके बाद RCl और लास्ट में RF। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न दिए हुए हैं। उसके बाद में आइसोमेरिक हैलो एल्केन्स का भी बताया हुआ है। आइसोमेरिक हैलो एल्केन्स का सबसे पहले तो यहाँ पे एक वर्ड आया है आइसोमेरिक। इस आइसोमेरिक का मतलब समझिए, आइसोमर, आइसोमर का मतलब होता है जिनके मॉलिकुलर मास तो या मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज होता है। यानी ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम ना हो, ऐसे कंपाउंड्स एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। आप देखिए जैसे यहाँ पर भी ये 4 कार्बन है, अगर आप देखें तो ये फार्मूला क्या बनेगा, C4H7Br। यहाँ पर भी ये देखिए C4H7Br, यहाँ भी देखिए ये C4H7Br, लेकिन इनके स्ट्रक्चर सबके अलग अलग है। ये क्या है, ब्रोमो ब्यूटेन, लेकिन कौन सा ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। ये क्या है आइसोब्यूटेन, और ये क्या है, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, यानी तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है ये, है ना। तो ये तीनों अलग अलग है। अगर अपन देखें तो आप यहाँ देखेंगे जो एन ब्यूटेन है, यहाँ सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि जब मॉलिक्यूल लीनियर होता है तो सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा। जब उसकी ब्रांचें बनने लगती हैं तो उसका जो है सरफेस एरिया कम हो जाता है। अभी हमने कहा था पहले कि मास बढ़ने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। अगर हम देखें तो इन तीनों का मास सेम है, लेकिन फिर भी इनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं। उसका रीज़न क्या है कि सरफेस एरिया। आप देखें सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग होएगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग होएगी उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अगर मॉलिक्यूल अपने आप को कॉइल्ड कर रहा है, यानी सिकुड़ रहा है मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, सरफेस एरिया उसका कम होगा, और जब सरफेस एरिया कम होगा तो बॉन्डिंग कम होगी और बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी भी कम चाहिए। देखिए ये लीनियर है तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पे एक ब्रांच हुई तो बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, और यहाँ देखिए जहाँ कर्सर ये चल रहा है, यहाँ देखिए ब्रांचेस ज़्यादा हो गई तो बॉइलिंग पॉइंट और भी कम हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप देखिए आइसोमेरिक, अगर हम डाईहेलोएरिन्स देखें, डाईहेलोएरिन्स देखेंगे तो आप देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सिमिलर से हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सारा डिफरेंस है। ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, और ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। आप देखेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है, ऑर्थो का कम है, मेटा का भी कम है, और भी कम हुआ है मेटा का, ऑर्थो से भी कम हुआ है। पैरा का आप देखें मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है। उसका कारण क्या है, सिमेट्री। आप देखेंगे कि पैरा जो है वो एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के बीच की बॉन्डिंग भी हमेशा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू नॉन सिमेट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पर ये रीज़न है। तो हर जगह थोड़ा बहुत रीज़न हल्का फुल्का सब चेंज हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में आती है सॉलिबिलिटी। देखिए अपन ये बात पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एल्किल हैलाइड में
हैलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है हैलोजन की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है, सॉरी कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है, और इसकी वजह से वहाँ एक डाइपोल बन जाता है एल्किल हैलाइड में, है ना। और इसका मतलब क्या है कि एल्किल हैलाइड, है ना, या हेलो एल्केन जिसे हम कह रहे हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन के मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होते हैं, पोलर इन नेचर होते हैं, बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, एक्सप्लेन वाई। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि हेलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर बट इनसॉल्युबल इन वाटर, एक्सप्लेन वाई। क्योंकि हमने छोटी क्लासेस में ये पढ़ रखा है, 9th और 10th की बात कर रहा हूँ मैं, कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, समान समान में विलय होता है, यानी पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो अगर हेलो एल्केन एक पोलर मॉलिक्यूल है तो ये वाटर में डिजॉल्व होना चाहिए था, बिकॉज वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। बट हम जानते हैं कि ये पोलर होते हुए भी वाटर में सॉल्युबल नहीं है। किस में सॉल्युबल है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे बेंजीन हुआ, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, है ना, डाइमिथाइल सिलेन हुआ, है ना, और टॉल्यूइन हुआ, पेट्रोलियम जो पदार्थ हुए वो हुए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें ये इजीली क्या होता है, सॉल्युबल होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि पोलर होते हुए भी वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहा? इसे देखिए एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझिए। हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल को मान लीजिए आप ए, थोड़ा ध्यान से सुनना, और वाटर के मॉलिक्यूल को मान लीजिए बी। तो ये तो है नहीं कि हेलो एल्केन का एक ही मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यानी बी 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 बहुत सारे हैं, और उन सब पे अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी बी और बी के बीच में एक बॉन्ड मान लें, अट्रैक्टिव फोर्स। ऐसे ही वाटर के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी ए और ए के बीच में, तो ए ए, एक तरफ है ए ए, एक तरफ है बी बी, ठीक है। जब दोनों को मिलाओगे तो बेसिकली होता क्या है, दो बॉन्ड टूटेंगे, एक तो ए और ए के बीच के बॉन्ड यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड, और दूसरे बी और बी के बीच के बॉन्ड यानी कि हैलोजन मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड, ठीक है। और एक न्यू अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होता है बिटवीन ए एंड बी, मॉलिक्यूल्स बनेगा एक ए एंड बी का, ए बी। तो थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि जब कोई नया बॉन्ड बनता है तो इतनी एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी रिलीज होनी चाहिए कि वो ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक कर सके इजीली, ठीक है। और बॉन्ड अगर स्ट्रांग है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और बॉन्ड अगर वीक है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज नहीं होती है। हेलो एल्केन और वाटर के बीच का जो बॉन्ड है वो बनता तो है, अगर आप डिजोल्व करोगे तो बनेगा ज़रूर, लेकिन वो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता। वो स्ट्रांग नहीं होता इसलिए वहाँ से जो रिलीज होने वाली एनर्जी है वो इतनी सफिशिएंट नहीं हो पाती कि वो हेलो एल्केन्स के मॉलिक्यूल्स के बीच के जो बॉन्ड हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स के जो बीच के बॉन्ड हैं उनको इजीली ब्रेक कर सकें। और जब हेलो एल्केन्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होंगे तो हेलो एल्केन्स और वाटर के बीच में मॉलिक्यूल्स नहीं बनेगा, या हम कहें न्यू अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप नहीं हो पाएगा। इस वजह से हेलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर बट इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो हेलो एल्केन्स को जब हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो वो बहुत इजीली डिजोल्व हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर जो एक न्यू अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है बिटवीन हैलोजन डेरिवेटिव्स या हैलोजन मॉलिक्यूल्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, विच इज़ मोर स्टेबल and release high amount of energy which is sufficient to break bond of halogen derivatives molecules and organic solvent molecules, ठीक है। That's why haloalkanes are polar in nature but insoluble in water, okay। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सब कुछ। देन उसके बाद में आती हैं केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शंस जो है वो हम पढ़ेंगे अब कल, ओके। Thank you.